तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य बच्चों को भी लाभ पहुंच सके। इस सीरीज़ में लगभग 30 क्वेश्चन है जो सारे के सारे बायोलॉजी से लिए गए हैं, यानी जीव विज्ञान से लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाली मैट्रिक के एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए इनमें पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संश्लेषित अंगक है? इनमें से कौन संश्लेषित अंगक है? ए हरित लवक, बी स्टोमाटा, सी जड़ और डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए के साथ जाएगा, यानी कि हरित लवक होता है। पौधों का जो संश्लेषित अंगक होता है वो हरित लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को संश्लेषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है? ए नंबर है जड़, बी नंबर है तना, सी नंबर है पत्ता और डी नंबर है फूल। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी के साथ जाएगा, यानी पत्ता के साथ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी के साथ पत्ता के साथ जाएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पत्तियां में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। श्वसन के क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है? ए नंबर ऑप्शन है 20%, बी नंबर है 40%, सी नंबर है 60%, डी नंबर है 80%, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी के साथ चला जाएगा। किसके साथ? सी के साथ, यानी 60% ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाता है? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, बी निषेचन कहलाती है, सी विसरण कहलाती है कि डी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझेंगे। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिसमैच हुआ है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। निष्कर्ष के जगह निष्कर्षण होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको डी के साथ चला जाएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ए नंबर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बी नंबर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, सी श्वसन की क्रिया और डी चालन की क्रिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो श्वसन होगा। क्या होगा? श्वसन होगा, यानी श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पौधों में होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया केवल पौधों में, चालन की क्रिया मनुष्यों में, यानी कि जितने सारी क्रिया होती है इन सबों में जो मेंडली क्रिया होती है वो अनिवार्य कौन होता है? श्वसन। क्या होता है? श्वसन होता है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ए नंबर है वसा की प्राप्ति होती है, बी नंबर प्रोटीन की प्राप्ति होती है, कि सी नंबर ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, कि डी नंबर प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल। ए नंबर क्लोरोफिल में पाया जाता है, बी नंबर लाल रक्तकण में पाया जाता है, सी नंबर वर्णिलवक में पाया जाता है, डी श्वेत रक्तकण में पाया जाता है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा, यानी क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल जो होता है वो पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और उसमें जो होता है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती है। यानी कि पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देने का ये एक और कारण है। यानी कि जनरली तौर पे हम लोग जानते हैं कि पौधों की पत्तियां क्लोरोफिल की वजह से हरा दिखाई देता है, लेकिन इसका दूसरा कारण भी आप लोग बोल सकते हैं कि पौधों की पत्तियां हरी जो है मैग्नीशियम के कारण दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य
श्वसन अंग क्या है, यानी मछली, मत्स्य का मतलब है मछली होता है, यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, यानी कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। ठीक है, ए नंबर किया इसमें जो है थोड़ा मिसमैच हुआ है, आप लोग मेहनत कीजिएगा। बी फेफड़ा, सी गिल्स और डी नाक। ठीक है, ये किसके द्वारा सांस लेती है मछली, तो मछली जो होती है गिल्स के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स की, यानी कि गलफड़ा के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। ठीक है, ए नंबर स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। जो कवक होता है, जो उसकी वो जो अपना पोषण, अपना खाना कैसे बनाता है, तो स्वपोषी कि मृतजीवी कि समभोजी कि डी कोई नहीं। तो कवक जो होता है वो समभोजी होता है। क्या होता है, समभोजी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जो है, रेजिन एवं गोंद, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। ठीक है, चलिए रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, ए फ्लोएम में, बी कार्टिकेक्स में, सी छाल में और डी पुराने जाइलम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेजिन यानी किसी भी पौधे को हम लोग जब काट देते हैं तो काटने के बाद ये देखते हैं कि कुछ घंटे के बाद या कुछ दिन के बाद उसमें से ये रेजिन यानी कि चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसमें हम लोग ठाट भोजपुरी में लाशा कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है जाइलम में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसमें, पुराने जाइलम में होता है। ठीक है, पुराने जाइलम में जो है वो रेजिन और गोंद जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे किसी पौधे को काटते हैं तो जाइलम बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उसमें पुराने जाइलम में जो है वही गोंद पाया जाता है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए नंबर उपचयन अभिक्रिया, बी नंबर संचयन अभिक्रिया, सी विस्थापन की डी अपचयन अभिक्रिया। तो ये जो है सबसे करेक्ट आंसर इसका हो जाए, ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। शरीर में जो भोजन की क्रिया, शरीर में भोजन को पचाने की क्रिया, जो पचता है वो किस अभिक्रिया के वजह से पचता है, तो उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा किस अभिक्रिया की वजह से, उपचयन अभिक्रिया। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उपचयन, अपचयन, विस्थापन, द्विविस्थापन। आशा करता हूँ समझाने की कोई जरूरत ना होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप यानी पौधों में जो है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, पदाई लिख दिया गया, इसमें पादप यहाँ य के जगह पे प होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, चूँकि टाइपिंग में मिस मैच हो गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम के बारे में पूछा है, वो जाइलम का काम क्या है। ठीक है, ए जल का वहन करना, बी भोजन का वहन करना, सी अमीनो अम्ल का वहन करना कि डी ऑक्सीजन का वहन करना। तो आप लोगों को पता होगा कि जाइलम जो है जल का वहन करता है। क्या करता है, जल का वहन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का वहन करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भी भोजन पौधा बनाता है उसको पौधों के विभिन्न भागों में जो है पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ठीक है, और जाइलम जो है पौधों के जड़ों से खनिज लवण और पानी को संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 12 और 13 क्वेश्चन एक ही है, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए आवश्यक है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए इसमें क्या आवश्यक है, ए क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी सूर्य का प्रकाश और डी उपरोक्त सभी। तो स्वपोषी जीव के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। और ये जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा, डी के साथ। यानी कि ये जितने सारे, ये सभी जो है
स्वपोषी जीव के लिए स्वपोषण के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो भी स्वपोषी जीव होते हैं उनके अंदर अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल हो और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल न मिले तो भी वो पोषण नहीं कर सकता है। अगर क्लोरोफिल हो, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मिले और सूर्य का प्रकाश न मिले तो भी पोषण नहीं कर सकता। इसलिए सारे के सारे जो है सभी के सभी उपयोगी है। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 15 नंबर है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह एक क्रिया है। क्या क्रिया है? कोशिका द्रव की क्रिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की, कि हरित लौह की, कि केंद्रक की? तो ये जो परफेक्ट इसका आंसर होगा वो बी के साथ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। रक्त क्या है? खून यानी रक्त क्या है? कोशिका है, बी उत्तक है, सी पदार्थ है, कि डी इनमें से कोई नहीं? जो खून होता है वो क्या होता है? एक उत्तक होता है, तरल उत्तक होता है। क्या होता है? तरल, याद रखिएगा, तरल उत्तक। ठीक है, कोशिका जो है रक्त जो है तरल उत्तक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? ए नंबर है वायवीय श्वसन, यानी कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन यानी कि जो हवा की उपस्थिति में न हो, किसी ए और बी दोनों, की डी इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है वो अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में बनता है। क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यानी कि अवायवीय श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए नंबर है श्वासोच्छ्वास, बी श्वसन, सी निश्वसन, डी उत्सर्जन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा, श्वासोच्छ्वास। इसको याद रखिएगा, क्या होगा? श्वासोच्छ्वास। यहाँ पे पूछा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने, जो ले रहा है और छोड़ रहा है वहाँ का इसका मतलब ये है, तो उसको क्या होगा? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। जाइलम के बारे में तो मैंने बता दिया कि जाइलम जो है जड़ों के माध्यम से खनिज लवण को पौधों में पहुंचाता है, जल को पहुंचाता है। और फ्लोएम की बारी है, किसकी बारी है? फ्लोएम की बारी है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का वहन करता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, किसी जल का करता है, कि डी एमिनो अम्ल का करता है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ए के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा, यानी भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भी भोजन तैयार होता है उस भोजन को फ्लोएम जो है पौधों के विभिन्न भागों में क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, तो फ्लोएम किसका वाहक है? भोजन का, और जाइलम खनिज लवण और जल का। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए नेफ्रॉन कहते हैं, बी मूत्र वाहिनी कहते हैं, कि सी ग्लोमेरुलस कहते हैं, कि बी वोमेन संपुष्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आप लोग, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये जो क्वेश्चन डबल हो गया, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ये जो है मिस्टेक की वजह से डबल हो गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। जो स्वपोषी पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। स्वपोषी यानी पौधा जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी जीव के अंतर्गत रखा जाता है, और उसे स्वपोषण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो स्वपोषण उसी में होता है जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश से जो भी अपना जीव भोजन बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक नहीं है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी जल। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि पौधों में क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है और जल भी होना जरूरी है। उसके लिए क्या होना जरूरी है? ऑक्सीजन। क्या होना जरूरी नहीं है? ऑक्सीजन। यानी हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। याद रखिएगा, ये तीनों होता है, लेकिन यहाँ पे इसे ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं रहता है। उसे क्या चाहिए था? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है स्वपोषी जीव के लिए आवश्यक होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं में हम ऑक्सीजन को टिक करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन को टिक करेंगे। चलिए अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन जो क्रिया होती है वो कहाँ पूर्ण होती है? अग्नाशय में होती है, बी बड़ी आंत में होती है, किसी छोटी आंत में होती है, कि डी ग्रासनी में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, छोटी आंत में जो है भोजन की क्रिया, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, बड़ी आंत में छोटी आंत में जो भोजन की क्रिया पूर्ण होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी के भी मुंह में कितना दांत होता है? ए 28 होता है, बी 30 होता है, कि सी 32 होता है, कि डी 34 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है हमारा करेक्ट आंसर सी के साथ जाएगा, यानी कि एक जो वयस्क मनुष्य, वयस्क मतलब बूढ़ा नहीं, जो जवान है, उसके मुंह में कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। इसलिए ठाठ देहाती में लोग कहते हैं कि मार के 32 ही तोड़ देंगे, यानी 32 को दांत जो है उसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो पोषण है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल आवश्यक है, ए बी सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, कि डी इनमें से सभी है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। यानी कि ये जो है इसमें ये सभी जरूरी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। स्वपोषी जीव के लिए क्लोरोफिल भी होना जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी होना जरूरी है, और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना जरूरी है। तो डी इनमें से क्या मारेंगे? इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यार ये भी क्वेश्चन डबल हो गया, इसके लिए भी सॉरी, ये कॉपी हो गया है मिस्टेक से। ठीक है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पार्ट 2 होगा। चलिए आप लोग मैनेज कीजिए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पैरामीशियम में पाई जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ए स्वपोषण, बी मृतजीवी, सी परजीवी, डी प्राणीसम। तो ये जो करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मृतजीवी होगा। क्या होगा? मृतजीवी होगा। आप लोग ध्यान याद रखिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? मनुष्य का जो मुख होता है उसमें कितना जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे हमेशा लार टपकता रहता है? ए 1 होता है, कि बी 2 होता है, कि सी 3 होता है, कि डी 4 होता है? तो इसमें जो होता है करेक्ट आंसर हो जाए, इस पर 2 होता है। ठीक है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन, ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा हमारे ए के साथ। किसके साथ? ए के साथ। एक यहाँ जोड़ा पूछा है। ठीक है, तो एक जोड़ी यानी 2 लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो ए होगा। ठीक है, एक जोड़ी यानी कि 2। ठीक है, यहाँ जोड़ी पूछिए। ठीक है, इसलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? अमाशय के अगला भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर है पाइलोरी कहते हैं, बी फूंडिक कहते हैं, सी कार्डियक कहते हैं, कि डी एपिग्लेक्टिस कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो सी के साथ जाएगा कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। याद रखिएगा कि अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कहाँ होती है?
ए कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लौक में, डी केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डबलिंग हो गया कॉपी के वजह से। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगली बार मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, प्रणाम।